1 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य का 21वां और अपनी सरकार का कौन सा बजट पेश किया है? इसका उत्तर है तीसरा बजट। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के छत्तीसगढ़ के इस बजट का आकार कितने हजार करोड़ रुपए का था? इसका आंसर है 97,106 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बजट का आकार 97,106 करोड़ रुपए है। इस बजट में कितना राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है? इसका आंसर है 3,702 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा कौन सी बार हुआ है कि राज्य का बजट बनाने में सहयोगी के रूप में वित्त सचिव और बजट संचालक दोनों अधिकारी महिला रही हैं? इसका आंसर है पहली बार। अगला क्वेश्चन है, पुलिस फोर्स को जंगल की खबरें देने के लिए बस्तर टाइगर्स के कितने नए पदों की भर्ती की घोषणा बजट में की गई है? इसका आंसर है 2800 पद। अगला क्वेश्चन है, बस्तर डिवीजन के सभी जिलों में तैनात स्पेशल पुलिस फोर्स के जवानों को अब किस नाम से जाना जाएगा? इसका आंसर है बस्तर टाइगर्स के नाम से। वित्तीय वर्ष 2021-22 के छत्तीसगढ़ के बजट में प्रदेश में कितने नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है 119 नए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के छत्तीसगढ़ के बजट में स्वच्छता दीदी का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है 6,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून अर्थात मनरेगा के तहत इस साल राज्य के बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है 1,603 करोड़ रुपए का प्रावधान। छत्तीसगढ़ के बजट में राम वन गमन पथ के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है 30 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बजट में किस स्थान पर नया शासकीय बीएड कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है कांकेर में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए बजट में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है 5,703 करोड़ रुपए का। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि यानी 21 मई 2020 को किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इस योजना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरह सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा की जाती है। छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में किन कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है कोदो, कुटकी तथा रागी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए बजट में किस जिले को भी हवाई सेवा से जोड़ने के लिए हवाई पट्टी के निर्माण की घोषणा की गई है? इसका आंसर है कोरिया जिले को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए बजट में किस एयरपोर्ट पर एयर कार्गो हब बनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रायपुर पर। छत्तीसगढ़ के सभी लोगों तक नल का जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है 850 करोड़ रुपए का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए बजट में लाख और मछली पालन को कौन सा दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है कृषि कार्य का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए बजट में भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी किस भवन के निर्माण की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है भारत भवन का निर्माण। गौरतलब है कि भारत भवन भोपाल में स्थित कला केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय है। इसमें कला दीर्घा, ललित कला संग्रह, ऑडिटोरियम, रिहर्सल रूम, भारतीय कविताओं का पुस्तकालय आदि कई चीजें शामिल हैं। भोपाल स्थित भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। छत्तीसगढ़ के नए बजट में राज्य सिविल सर्विस के अधिकारियों के लिए तथा पुलिस सेवाओं के लिए क्रमशः कौन से 2 नए पुरस्कारों की स्थापना की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है राज्य सिविल सेवा पदक तथा राज्य सेवा पुलिस पदक। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए बजट में किस स्थान पर नवीन ऊर्जा शिक्षा उद्यान स्थापित करने की घोषणा की गई है?
इसका उत्तर है दुर्ग जिले के पाटन में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए बजट में घोषित ट्रांसजेंडर्स अर्थात तृतीय लिंग के लोगों के पुनर्वास के लिए देश में अपनी तरह का पहला पुनर्वास केंद्र गरिमा गृह के नाम से 1 अप्रैल 2021 से कहां प्रारंभ हुआ है? इसका उत्तर है रायपुर में। वर्ष 2020 में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चीन को पछाड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बन गया है? इसका उत्तर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उत्तर है वित्त सचिव, भारत सरकार के। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में किस देश की मुद्रा का विश्व व्यापार में सबसे अधिक उपयोग होता है? उत्तर है अमेरिका की मुद्रा डॉलर का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? उत्तर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला तैरता हुआ एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस स्थान पर प्रारंभ किया है? उत्तर है कोच्चि में। हमारे देश में चेकबुक किन भाषाओं में मुद्रित हो सकती है? उत्तर है हिंदी एवं अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई का विस्तृत अर्थ क्या है? उत्तर है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, यूटीआई की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1 फरवरी 1964 को। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1955 को किस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? उत्तर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? उत्तर है अभिजीत बैनर्जी को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड पर इक्विवेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट अर्थात ईएमआई की सुविधा प्रदान करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? इसका उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः बैंक अधिकतम कितनी अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट स्वीकार करते हैं? उत्तर है 10 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? उत्तर है चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाती है? उत्तर है बंद अर्थव्यवस्था। राज्य के राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था में सर्वाधिक अंश किसका होता है? उत्तर है केंद्रीय सरकार से प्राप्त ऋण का। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1996 में। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में सर्वप्रथम स्थापित होने वाला बैंक कौन सा था? उत्तर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सी एजेंसी भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और म्यूचुअल फंडों का विनिमय करती है? उत्तर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी। अगला क्वेश्चन है, पेंशनधारियों के लिए आरंभ किए गए आधार पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को क्या नाम दिया गया है? उत्तर है जीवन प्रमाण। अगला क्वेश्चन है, किसी बैंक के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में समाहित कुल जमाओं का अनुपात क्या कहलाता है? उत्तर है कासा अनुपात। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है? उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? उत्तर है इंदिरा गांधी। आर्थिक क्षेत्र में प्रयुक्त आईपीओ का विस्तृत अर्थ क्या है? उत्तर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगला क्वेश्चन है, हेरोड डोमर मॉडल पर भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? उत्तर है पहली। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा शहर कहलाता है? उत्तर है मुंबई।
वर्ष 1999 में पारित फेमा का पूरा नाम क्या है? उत्तर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बैंक की एक ही ब्रांच में कितने बचत खाते खोल सकता है? उत्तर है केवल एक। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है बैंकॉक में। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के किस बैंक ने सर्वप्रथम भारत में यह सुविधा उपलब्ध कराई है कि कोई भी उपभोक्ता बैंक को केवल एक मिस कॉल देकर राशि का स्थानांतरण करा सकता है? उत्तर है फेडरल बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में वॉच बैंकिंग स्कीम प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? उत्तर है HDFC बैंक। किस बैंक की स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने तथा आयात पर देश की निर्भरता कम करने के लिए की गई है? उत्तर है एक्सिम बैंक। अगला क्वेश्चन है, देश का वह पहला राज्य कौन सा था जिसने राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी? उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 1956 में स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? उत्तर है मुंबई में। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? उत्तर है 1949 में। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना किस प्रकार का बजट कहलाता है? उत्तर है शून्य आधारित बजट। अगला क्वेश्चन है, चेक जारी करने के बाद वह कितने महीने तक वैध रहता है? उत्तर है 3 माह तक। कौन सी संवैधानिक संस्था केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व वितरण का कार्य करती है? उत्तर है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला ATM किस वर्ष स्थापित हुआ था? उत्तर है 1987 में। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी के महत्व पर विशेष जोर दिया गया था? उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसमें समाज के समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना की आकांक्षा थी, किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? उत्तर है महालन 20 योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा पर किसका नियंत्रण है? उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर है 1969 में। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह किस प्रकार की मुद्रा कहलाती है? उत्तर है हॉट करेंसी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? उत्तर है 11 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर है 1961 में। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1944 में। अगला क्वेश्चन है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम 2002 किस वित्तीय समस्या से निपटने से संबंधित है? उत्तर है गैर निष्पादित आस्तियां। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किस देश में विश्व के पहले फेशियल रिकॉग्निशन ATM का अनावरण किया गया है? उत्तर है चीन में। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 1933 में अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम माइक्रो तथा मैक्रो शब्द का प्रयोग किया था? उत्तर है रगनार फ्रिस्क ने। अगला क्वेश्चन है, FDI का विस्तृत अर्थ क्या है? उत्तर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस भारतीय व्यावसायिक निजी क्षेत्र के बैंक ने देश में सर्वप्रथम चलती फिरती ATM सेवा प्रारंभ की थी? उत्तर है ICICI बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? उत्तर है वर्ल्ड बैंक का। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य किस वर्ष बना था? उत्तर है वर्ष 1945 में। भारत में किसकी अभिरक्षा में विदेशी मुद्रा कोष रखा जाता है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला व्हाइट लेबल ATM किस कंपनी ने प्रारंभ किया है? उत्तर है टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है,
भारत के प्रथम मोबाइल औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उत्तर है तिरुपति में। मनी लॉन्ड्रिंग से क्या अभिप्राय है? उत्तर है काले धन को वैध बनाना। अगला क्वेश्चन है, नासिक स्थित करेंसी नोट प्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1928 में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की कौन सी विंग सारे राज्यों के मुख्यमंत्री तथा यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपालों को मिलाकर बनी है? उत्तर है टीम इंडिया विंग। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? उत्तर है मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस प्रकार की है? उत्तर है न्यूनतम कोष प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार सन 1602 में कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर है एम्स्टर्डम में। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला है? उत्तर है 3 स्तरों वाला। अगला क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट का संबंध किस स्टॉक एक्सचेंज से है? उत्तर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? उत्तर है RN मल्होत्रा समिति। बैंक दर एवं खुले बाजार की कार्यवाही किससे संबंधित है? उत्तर है मौद्रिक नीति से। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है शंघाई में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है मनीला में। जब चलन में मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति से अधिक हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उत्तर है अवस्फीति। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इसका उत्तर है 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक की विश्व में सबसे ज़्यादा संपत्ति है? उत्तर है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। विश्व बैंक के अध्यक्ष का नामांकन परंपरागत रूप से किस देश के द्वारा किया जाता है? उत्तर है अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र का योगदान वर्तमान समय में अधिकतम है? उत्तर है सर्विस सेक्टर का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1991 की भारत की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? उत्तर है उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। देश में पहली बार किस बैंक ने वायस पासवर्ड सेवा शुरू की है? उत्तर है ICICI बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जिस अकाउंट में रखा जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है डीमैट अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, भारत के सभी ATM को कौन जोड़ता है? उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक न्यूनतम अनुपात नकद रूप में रखना होता है, इसे क्या कहते हैं? उत्तर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में कौन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है? उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1927 में। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1945 में। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक नामक आर्थिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1997 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार के प्रमुख प्रहरी की भूमिका निभाने वाले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1995 में। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो क्या कहलाती है? उत्तर है सॉफ्ट करेंसी। अगला क्वेश्चन है, किस नीति से बैंक दर संबंधित है? उत्तर है मौद्रिक नीति से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय अर्थशास्त्री को दिया गया है? उत्तर है अमर्त्य सेन को। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक हैं? उत्तर है ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना किस राज्य में हुई थी? उत्तर है पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा है? उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक।
रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस कीमत से अधिक के बैंक नोट जारी नहीं कर सकता? उत्तर है 10,000 रुपये से अधिक कीमत के बैंक नोट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में SDR का तात्पर्य क्या है? उत्तर है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। मेक इन इंडिया अभियान किस तारीख से प्रारंभ किया गया है? इसका उत्तर है 25 सितंबर 2014 से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले विनिर्माण के 25 क्षेत्रों में बदलाव लाना है, ताकि रोजगार में वृद्धि हो तथा बेरोजगारी को दूर किया जा सके। गौरतलब है कि मेक इन इंडिया अभियान ने देश विदेश के निवेशकों के लिए भारत में व्यापार के द्वार खोल दिए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया गया था? इसका उत्तर है पानीपत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। यह कार्यक्रम बालिकाओं को जीवित रखने, सुरक्षित रखने, शिक्षित बनाने एवं सशक्त बनाने के लिए समन्वित एवं केंद्रीकृत प्रयास सुनिश्चित करने हेतु शुरू किया गया है। इसे एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। लैंगिक भेदभाव के कारण बालिकाओं की हत्या रोकना, बालिकाओं का जीवन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा व सहभागिता सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम के मूल उद्देश्य हैं। स्मार्ट सिटी योजना में कितने शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है 100 शहरों को। 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई स्मार्ट सिटी योजना नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत देश भर के 100 चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से विकसित किया जाएगा कि वहाँ रहने वाले व्यक्ति को ज़रा भी असुविधा न हो। स्मार्ट सिटी योजना हेतु 20 शहरों की पहली सूची जनवरी 2016 में, 13 शहरों की दूसरी सूची मई 2016 में, 27 शहरों की तीसरी सूची सितंबर 2016 में और 30 शहरों की चौथी सूची जून 2017 में जारी की गई थी। 9 शहरों की पांचवी सूची जनवरी 2018 में जारी की गई तथा जून 2018 में शिलांग को 100वें स्मार्ट शहर के रूप में चुना गया है। आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है? इसका उत्तर है सालाना 5 लाख रुपए का। मोदी केयर के नाम से मशहूर आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रैल 2018 से शुरू की गई है। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों या 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रही है। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। यह वास्तव में देश के गरीब लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। लाभार्थी सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में अपने परिवार का इलाज करा सकेंगे। इसे पूर्व में चल रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर प्रारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान किस तारीख से प्रारंभ हुआ है? इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य खुले में शौच को रोकना, प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करना तथा कचरे का उचित ढंग से निस्तारण करना है। लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना भी स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य है। इसके तहत वर्ष 2019 के अंत तक भारत को संपूर्ण स्वच्छ बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खुले में शौच से मुक्त अर्थात ODF घोषित कर दिया है। जन धन योजना किस तारीख से प्रारंभ हुई है? इसका उत्तर है 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य देश के सभी परिवारों की बैंक खातों तक पहुंच बनाना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को मोदी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत जीरो बैलेंस पर
बैंक खाता खोला जा सकता है। निर्धन लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु चलाई गई इस योजना में खाता धारकों को 30,000 रुपये का न्यूनतम जीवन बीमा और 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। खाताधारी को एटीएम कार्ड की तरह रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी जाती है। खाताधारी बैंक से 6 महीने के अंतराल पर 5,000 रुपये की राशि ऋण के तौर पर भी प्राप्त कर सकता है। नमामि गंगे कार्यक्रम किस तारीख को प्रारंभ हुआ है? इसका उत्तर है 7 जुलाई 2016 को। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने हेतु 7 जुलाई 2016 को केंद्र सरकार के द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस कार्यक्रम के द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जलमल उपचार संयंत्रों की स्थापना, जैवोपचार, गंगा में ठोस कचरा प्रवाहित करने पर रोक, गंगा में गिरने वाले गंदे पानी के उपचार हेतु संयंत्रों की स्थापना, गंगा में गिरने वाले जल मल को निकासी बिंदु पर ही रोकने के उपाय, गंगा किनारे स्थापित कारखानों पर अंकुश जैसे कार्य शामिल हैं। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर है 2 जुलाई 2015 को। सभी सरकारी सेवाएं जन सामान्य को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मुहैया कराने हेतु सरकारी कामकाज का डिजिटलीकरण करने के उद्देश्य से 2 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। मिशन के तहत भारत को डिजिटल बनाने हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले इस मिशन के 2020 तक पूरे होने का लक्ष्य रखा गया है। यह देश का एक सफल मिशन है और डिजिटल साक्षरता तथा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से तेजी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। स्टार्टअप इंडिया अभियान किससे संबंधित है? इसका उत्तर है नए उद्यमों से। 16 जनवरी 2016 को उत्तर प्रदेश के नोएडा से नए उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया अभियान का प्रारंभ किया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों व गांवों के युवाओं को लाभ पहुंचाना है। इसके तहत युवाओं को नवीनतम एवं रचनात्मक कार्यों के लिए आर्थिक मदद व टैक्स में छूट दी जाती है। युवाओं को स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। स्टैंड अप इंडिया अभियान किससे संबंधित है? इसका उत्तर है उद्यमशीलता को प्रोत्साहन। उत्तर प्रदेश के नोएडा से 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया अभियान की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य ऋण देकर वंचितों और दलितों को उद्यमशीलता हेतु प्रोत्साहित करके मुख्य धारा में लाना है। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? इसका उत्तर है एलपीजी कनेक्शन से। नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आरंभ की गई। इस योजना का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना था। योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1,600 रुपये प्रदान किए जाते हैं। यह देश की पहली ऐसी योजना है जिसके माध्यम से देश में निर्धनतम परिवार की करोड़ों महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ गैस कनेक्शन प्रदान किए जाने के लक्ष्य वाली इस योजना में 2019 के अंत तक रिकॉर्ड 8 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। उज्ज्वला प्लस योजना क्या है? इसका उत्तर है एलपीजी सब्सिडी छोड़ने से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला प्लस योजना 2017 के अंतर्गत स्वेच्छा से एलपीजी पर अपनी सब्सिडी छोड़ देने वाले उपभोक्ताओं को ज़रूरतमंद परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अंतर्गत एलपीजी पर अपनी सब्सिडी छोड़ देने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी की राशि से गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं। उजाला योजना में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है 30 से 31%। उजाला अर्थात उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल योजना ऊर्जा बचत तथा कार्बन उत्सर्जन में
30 से 31% कमी करने हेतु नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2015 को प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत बिजली की बचत हेतु कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाते हैं। उजाला योजना ने ऊर्जा की बचत करने वाली लाइटिंग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना से देश में प्रति वर्ष 12 करोड़ टन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। यह योजना बचत लैंप योजना के स्थान पर शुरू की गई है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है कौशल विकास। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। योजना के मुख्य बिंदु हैं: प्रत्येक शहरी निर्धन व्यक्ति पर 15,000 से 18,000 रुपये खर्च कर उसे कौशल सिखाना, व्यक्तिगत परियोजना के लिए 2 लाख रुपए की तथा समूह उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी के साथ उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना, सभी के लिए आवास, सभी के द्वार पर ही सुरक्षित पेयजल, क्षेत्र के अनुरूप सिंचाई की सुविधाएं, सभी मौसमों में चालू रहने वाली सड़कों के माध्यम से नज़दीकी शहरों से संपर्क, बिजली की उपलब्धता, शहरी विकास की निरंतरता के लिए ठोस संस्थागत प्रणाली, आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन एवं संरक्षण तथा आदिवासी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई है? इसका उत्तर है 2016 में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुरुभात गांव से राष्ट्रीय रुर्बन मिशन का शुभारंभ किया था। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं में वृद्धि तथा सुविधाएं प्रदान कर गांवों का विकास करना है। अमृत कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर है 25 जून 2015 को। अमृत अर्थात अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम का आरंभ 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 500 से अधिक शहरों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य सुविधाओं का विकास करने के उद्देश्य से 25 जून 2015 को किया गया था। इसमें शामिल शहरों में बिजली, पानी, सीवर नालियों व सेप्टिक टैंकों की जैविक और यांत्रिक सफाई, कचरा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, बाढ़ जल निकासी प्रणाली का निर्माण एवं उसका रखरखाव, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना, अच्छी सड़कें, बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। यह 50,000 करोड़ रुपए की योजना है। सुगम्य भारत अभियान किसके लिए शुरू किया गया है? इसका उत्तर है विकलांगों के लिए। सुगम्य भारत अभियान का आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के दिन किया गया था। केंद्र सरकार ने विकलांगों अर्थात दिव्यांगों के उत्पादक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उन्हें प्रगति और विकास हेतु समान अवसर और सुगम्यता प्रदान करने हेतु सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की है। सुगम्य भारत अभियान विकलांगों के लिए सभी प्रकार की सुगम्यता प्रदान करने हेतु और 3 स्तंभों निर्माण परिवेश, सार्वजनिक परिवार तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों पर जोर देते हुए एक सक्षम और बाधा मुक्त वातावरण बनाने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। प्रधानमंत्री आवास योजना किस तारीख को प्रारंभ की गई है? इसका उत्तर है 20 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर 2016 को आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया। यह योजना शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2 अलग अलग नामों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से चलाई जा रही है। लोगों को अपना घर दिलाने के उद्देश्य से योजना के तहत वर्ष 2022 तक 2 करोड़ से ज़्यादा घरों का निर्माण किया जाएगा। योजना को निम्नलिखित 4 कार्यक्रम घटकों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। पहला, निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम वासियों का स्लम पुनर्वास। दूसरा, ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफ़ायती आवास को प्रोत्साहन। तीसरा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफ़ायती आवासों का निर्माण। चौथा, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का संबंध किससे है? इसका उत्तर है बैंक ऋण। प्रधानमंत्री मुद्रा अर्थात माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड योजना एक बैंक ऋण योजना है जो लघु उद्यमों, कंपनियों व स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियों में ऋण दिया जाता है। पहली है शिशु। इसके अंतर्गत नए उद्यमियों को व्यापार प्रारंभ करने हेतु 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। दूसरी है किशोर। इसके अंतर्गत उन उद्योगों को 50,000 से 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है जो प्रारंभ तो हो गए हैं पर अभी स्थापित नहीं हो पाए हैं। तीसरी है तरुण। इसके अंतर्गत स्थापित हो चुके लघु उद्योगों को व्यापार वृद्धि हेतु 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किस आयु तक की बालिका का खाता खुलवाया जा सकता है? इसका उत्तर है 10 वर्ष तक। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक लघु बचत योजना है तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक अंग है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को किया था। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सुकन्या समृद्धि खाता बालिका के जन्म लेने से लेकर उसकी आयु 10 वर्ष होने तक किसी भी समय उसके नाम से खुलवाया जा सकता है। आरंभ में न्यूनतम 1,000 रुपये जमा कराने होते हैं और उसके बाद 100 रुपये के गुणक में कोई भी राशि जमा कराई जा सकती है। नई मंजिल योजना का संबंध किससे है? इसका उत्तर है औपचारिक शिक्षा कौशल प्रशिक्षण। नई मंजिल योजना बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके अथवा मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में पढ़े 17 से 35 वर्ष के अल्पसंख्यक युवाओं को कक्षा 8वीं या 10वीं तक औपचारिक शिक्षा तथा प्रमाण पत्र के साथ कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है, ताकि वे बेहतर रोजगार प्राप्त करने के योग्य हो जाएं और बेहतर जीवन जी सकें। इस योजना में कम से कम 30% सीटें अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए रखी गई हैं। इसमें 9 से 12 महीने का गैर आवासीय कार्यक्रम भी है, जिसमें उनकी शिक्षा के लिए तथा लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। सागरमाला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना किस तारीख को प्रारंभ हुई है? इसका उत्तर है 14 अप्रैल 2016 को। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुद्रिक भारत सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर सागरमाला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना प्रारंभ की। सागरमाला सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश में बंदरगाहों की अगुवाई में विकास को गति प्रदान करना है। इस कार्यक्रम से लॉजिस्टिक्स लागत में लगभग 35,000 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हो सकती है। साथ ही वर्ष 2025 तक भारत का व्यापारिक निर्यात बढ़कर 110 अरब डॉलर तक होने की संभावना है। इस योजना के माध्यम से लगभग 1 करोड़ नए रोजगार अवसर पैदा होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तारीख को प्रारंभ हुई थी? इसका उत्तर है 25 दिसंबर 2000 को। भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अर्थात PMGSY की शुरुआत की थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांव सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सम्मिलित 1,58,891 गांवों में से 84,414 गांवों को जोड़ने के लिए लक्षित 3,67,693 किलोमीटर में से 2,09,570 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इस योजना के तहत प्रतिदिन औसतन लगभग 133 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। ई नाम योजना किससे संबंधित है? इसका उत्तर है किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने से। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट अर्थात ई नाम योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 14 अप्रैल 2016 को किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कराने के उद्देश्य से किया गया है। ई नाम राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के लिए एक मंच है। इसका उद्देश्य व्यापारियों को राज्य के सभी बाजारों के लिए लाइसेंस उपलब्ध करवाना, कृषि उपज के गुणवत्ता मानकों में एकरूपता लाना तथा प्रत्येक बाजार में गुणवत्ता परीक्षण का प्रावधान उपलब्ध कराना है। उड़ान योजना का संबंध किससे है? इसका उत्तर है सस्ती हवाई सेवा।
उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना देश के आम नागरिकों को सस्ते में हवाई सफ़र कराने के मकसद से शुरू की गई है। इस योजना के तहत छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा। पहली सेवा शिमला और दिल्ली के बीच प्रारंभ की गई थी, जिसका शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला के जुव्वरहट्टी हवाई अड्डे से किया था। साथ कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? इसका उत्तर है नीति आयोग ने। साथ अर्थात सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल कार्यक्रम का आरंभ 10 जून 2017 को नीति आयोग द्वारा किया गया है। शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में कायाकल्प करने के उद्देश्य को लेकर इसका आरंभ किया गया है। यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों द्वारा नीति आयोग से अपेक्षित तकनीकी सहायता की आवश्यकता पूरी करेगा। इसका लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए राज्यों की 3 भावी रोल मॉडल का चयन और निर्माण करना। सेतु भारतम परियोजना का संबंध किससे है? इसका उत्तर है राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना। सेतु भारतम परियोजना राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने के उद्देश्य से 4 मार्च 2016 से प्रारंभ की गई है। इसका लक्ष्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है ताकि उन पर आवाजाही सुगम हो सके। इस परियोजना के तहत 20,800 करोड़ रुपए की लागत से 208 रेलवे ओवरब्रिज तथा रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। साथ ही लगभग 1500 पुराने और खस्ताहाल पुलों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध तरीके से मजबूत बनाकर सुधारा जाएगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना किस तारीख को प्रारंभ हुई है? इसका उत्तर 1 अप्रैल 2017। गरीबी रेखा से संबद्ध वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करने वाली राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से 1 अप्रैल 2017 को किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरणों को शिविरों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। 484 करोड़ रुपए की इस योजना से देश के 260 जिलों के गरीबी रेखा वाले 5,56,000 वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। हृदय योजना का संबंध किससे है? इसका उत्तर है विरासत स्थल संरक्षण से। हृदय अर्थात हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी। हृदय योजना विरासत शहरों में स्थित ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण, संवर्धन और इन शहरों में आर्थिक गतिविधियों के विकास से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना विरासत शहरों के समेकित, समावेशी और सतत विकास हेतु तैयार की गई है। समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर है 24 मई 2018 को। 24 मई 2018 को आरंभ किए गए समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने पर जोर दिया जा रहा है। योजना के तहत शिक्षा में तकनीकी प्रयोग बढ़ाकर विद्यार्थियों और शिक्षकों को अधिक सशक्त बनाया जाएगा। योजना में बालिका शिक्षा पर फोकस किया गया है। इस अभियान में पूर्व में चल रही 3 योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ उन्हें समग्र रूप से विकास की ओर अग्रसर करना है। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र अभियान किस दिनांक से प्रारंभ हुआ है? इसका उत्तर है 29 दिसंबर 2016। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र अभियान का प्रारंभ केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर 2016 को किया गया था। इस अभियान के माध्यम से स्वच्छ भारत से एक कदम आगे स्वस्थ भारत के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य बेहतर स्वच्छता, ज़्यादा जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर उत्तम स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करना है।